Hello students, welcome back. Chapter 4 of Civics Understanding Laws. कानून को हमें समझना है. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी. तो आप लोग इन कानून से परिचित होंगे. एज ऑफ मैरिज क्या है, विवाह की उम्र क्या है, 18-21 का रेशियो है, 18 ईयर्स गर्ल, 21 ईयर बॉय. द एज एट विच ए पर्सन कैन वोट, किस एज में लोग वोट दे सकते हैं, 18 ईयर्स. एंड परहैप्स इवन द लॉज डीलिंग विथ बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी. और कितने उम्र का हो तो वो संपत्ति खरीद सकता है या बेच सकता है. वी नाउ नो डैट द पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज. हम ये भी जानते हैं कि कानून बनाने का चार्ज पार्लियामेंट के हाथों में है. डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन, क्या ये कानून सब पर लागू होते हैं. हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग्स, नए कानून कैसे बनते हैं, कैसे इशू होते हैं. कुड देयर बी लॉज डेट आर अनपॉपुलर आर कंट्रोवर्शियल, क्या कुछ ऐसे भी कानून हैं जो अनपॉपुलर हैं, कंट्रोवर्शियल हैं, जिनका विरोध होता है या हो रहा है. व्हाट शुड बी एज ए सिटीजन डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, तो नागरिक होने के नाते इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए. यहाँ पर वोमेंस की इमेज आपको दिख रही होगी. ये किसी लॉज का डिमांड करते नज़र आ रही हैं. ये ब्लैक बिल दिख रहा है इनका बैनर. ये जो पोस्टर ली हुई है हाथ में, इसको देखिए. डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या कानून सब पर लागू होता है. रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो. ए गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स हिज सन गो इनटू हाइडिंग. एक सरकारी ऑफिशियल है, अफसर है, जो अपने बच्चे को भगा दिया है, कहीं छिपा दिया है. क्यों? बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन ए 10 ईयर्स जेल सेंटेंस, क्योंकि उसके बच्चे को 10 साल की जेल हो गई है बाई ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फॉर ए क्राइम डेट ही हैज़ कमिटेड, तो वो कोई क्राइम किया है जिससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसे 10 साल की जेल हो गई है, और वो गवर्नमेंट ऑफिसर अपने बच्चे को कहीं छुपा दिया है कानून से बचने के लिए. डू यू थिंक डैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन वर राइट, क्या आप ये सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है वो सही किया है. नो. शुड हिज सन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लॉ जस्ट बिकॉज हिज फादर इज इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, क्या उसके बच्चे को छोड़ देना चाहिए या उसे मुक्त कर देना चाहिए क्योंकि उसके पिताजी आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से पावरफुल हैं. ऐसा नहीं है. कानून इज इक्वल फॉर ऑल, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, कानून सबके लिए समान है. और इस तरह से वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, वायलेशन ऑफ लॉ. द अबोव इज ए क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ. तो ऊपर जो स्टोरी अभी आप देखे जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ये क्लियर केस है. एज यू रेड इन यूनिट फर्स्ट, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. तो संविधान सभा के सदस्य लोग, मेंबर लोग ये एग्रीड किए, सहमत किए थे कि देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. तो इंडिया में
कोई भी ऑफिशियल जो है मनमाने ढंग से शासन नहीं कर सकता है, शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। दे देयर फॉर instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law। इसलिए ये कॉन्स्टेंट असेंबली के मेंबर्स, संविधान सभा के जो सदस्य थे, इन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए ताकि लॉ का वायलेशन ना हो सके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वाज डेट ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है कि सभी व्यक्ति भारत के कानून के नज़रों में समान हैं। ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। स्वतंत्र भारत में सभी लोगों के लिए समान कानून है और कानून की नज़रों में सभी इक्वल हैं। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। और कानून किसी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। रिलीजन, धर्म के आधार पर, कास्ट, जाति के आधार पर, और जेंडर, लिंग भेद नहीं हो सकता, मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो ये सब इक्वल हैं बिफोर द लॉ। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स इज डेट ऑल न्यू लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो कानून का मतलब ये हो गया, इक्वल लॉ का मतलब सभी नागरिकों के साथ जो है कानून का समान बर्ताव किया जाएगा। नो वन कैन बी अबोव द लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। ना इधर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना कोई सरकारी अफसर, ना रे वेल्थी पर्सन, ना तो धनी व्यक्ति, नार इवन द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री इज अबोव द लॉ। इवन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, हमारे देश के राष्ट्रपति भी कानून से ऊपर नहीं हैं। अगर वो कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनको दंड अवश्य मिलेगा। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ बीन स्पेसिफिक पनिशमेंट। अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, अपराध करता है या कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए निश्चित दंड है। एज वेल एज प्रोसेस थ्रू व्हिच द गिल्ट ऑफ अ पर्सन हैज़ टू बी स्टैब्लिश्ड। बट वाज इट ऑलवेज लाइक दिस? क्या ये हमेशा ऐसे ही था कि सबके लिए समान कानून है, जो कानून का उल्लंघन करेगा उनको दंड मिलेगा? क्या ये सिचुएशन पहले भी थी भारत में या हमेशा पहले थी? इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, बिफोर इनन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज, तो अक्सर जो लोकल लॉज बने होते थे उसका उल्लंघन कर दिया जाता था, मतलब कानून को तोड़ देते थे, कानून को मानते नहीं थे। डिफरेंट कम्युनिटीज इंजॉयड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी, और हर कम्युनिटी का अपना अलग अलग रूल रेगुलेशन था इन एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉज। among their own. In some cases, the punishment that two persons received for the same crime varied depending on their caste background. कभी कभी एंशियंट इंडिया में सेम अपराध के लिए दो व्यक्तियों को अलग अलग दंड दिया जाता था, क्योंकि उनका जो कास्ट बैकग्राउंड था, वो किस कास्ट से आते हैं, इसका भी केयर किया जाता था। विथ लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड, तो जो लोअर कास्ट के रहते थे उनको ज़्यादा दंड दिया जाता था, बहुत कठोर दंड दे दिया जाता था। दिस स्लोली बिगेन टू चेंज एज द सिस्टम ऑफ लॉ बिगेन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो इस सिस्टम में कॉलोनियल पीरियड से ही सुधार होने लगा कि समान अपराध के लिए समान दंड दिया जाए। It is often believed that it was the British colonialists who introduced the rule of law in India. अक्सर ये विश्वास किया जाता है, माना जाता है कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, ये रूल ऑफ लॉ
को भारत में इंट्रोड्यूस किए। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स। तो जो इतिहासकार लोग हैं इस तत्व को लेकर के वो अलग अलग दावे करते हैं। टू ऑफ विच इंक्लूड, इसमें से दो है। क्या? फर्स्ट एट कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी, और जो कॉलोनियल लॉ था वो आर्बिट्रेरी था, एक पक्षीय कानून था, वो खाली ब्रिटिश के ही फेवर में था। एंड सेकेंड एट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया में जो लीगल क्षेत्रों में जो सुधार हुआ था, ये भारत के लोग, इंडियन नेशनलिस्ट, जो भारतीय क्रांतिकारी लोग थे, राष्ट्रप्रेमी लोग थे, ये सुधार करवाए थे। वन एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस that continued to exist as part of British law is the Sedition Act of 1870। तो ये आर्बिट्रेरी लॉ का एक एग्जाम्पल दिया गया है ब्रिटिश कानून में, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। सेडिशन एक्ट 1870 क्या है? सेडिशन मीन्स होता है राजद्रोह। द आइडिया ऑफ सेडिशन वाज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टैंड विद इन दिस एक्ट। एनी पर्सन, सेडिशन क्या है? एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग आर क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर कोई व्यक्ति जो अंग्रेजी सरकार का विरोध करेगा या उसकी आलोचना करेगा, कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। तो बिना किसी ट्रायल के जांच पड़ताल करके जो है उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। इंडियन नेशनलिस्ट्स, यहाँ पर एक स्टोरी है जलियांवाला बाग मास्कर, इसको हम अभी आगे देखते हैं। इंडियन नेशनलिस्ट बिगन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के द्वारा ये जो एक पक्षीय कानून बना था, आर्बिट्रेरी लॉ इशू हुआ था, भारत के जो नेशनलिस्ट थे वो इसका विरोध करते थे। दे आल्सो बिगन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी, और ये लोग समानता के लिए लड़ते थे। एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम ए सेट ऑफ रूल्स दैट दे वेयर फोर्स टू ओबे। तो इन कानून को ये चेंज करना चाहते थे जो ज़बरदस्ती इनसे मनवाया जाता था। तो यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, ये जलियांवाला बाग मास्कर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की सीन है जो नरसंहार करवाया गया था जनरल डायस के द्वारा। तो लेट्स अंडरस्टैंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश आर्बिट्रेरीनेस वाज द रॉलेट एक्ट। तो दूसरा एग्जाम्पल जो है ये रॉलेट एक्ट है, which allowed the British government to imprison people without due trial। इस कानून के आधार पर किसी भी क्रांतिकारी को या किसी को भारतीय को जेल में डाल दिया जाता था बिना पड़ताल के, बिना ट्रायल के। इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग महात्मा गांधी वर वेमेंट इन देयर अपोजिशन टू द रॉलेट बिल। तो महात्मा गांधी भी इस बिल का विरोध किए थे। डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट्स, इसका बहुत विरोध हुआ था। द रॉलेट एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 10 मार्च 1919। तो इसका बहुत विरोध होने के बावजूद भी ये 10 मार्च 1919 को पास हुआ। इन पंजाब प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट कंटिन्यूड क्वाइट एक्टिवली एंड ऑन अप्रैल 10 टू लीडर्स ऑफ द मूवमेंट। तो यहाँ पर पंजाब में इसका विरोध कंटिन्यू चला जो है। ऑन अप्रैल 10 टू लीडर्स ऑफ द मूवमेंट, इसमें से कुल 2 लीडर्स ऑफ द मूवमेंट डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू वेर अरेस्टेड। 10 इसमें 2 लीडर्स को, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ये रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। टू प्रोटेस्ट दीज अरेस्ट्स
इसी अरेस्ट का विरोध करने लोग जो गिरफ्तारी हुई थी डॉक्टर सैफुद्दीन की और डॉक्टर सत्यपाल की, इसी के विरोध में पब्लिक मीटिंग आ रही थी ऑन 13 अप्रैल एट जलियांवाला बाग में इन अमृतसर, जो अमृतसर पंजाब में है। इसी बीच जनरल डायर इंटर्ड द पार्क विथ हिज ट्रूप्स, और जनरल डायर अपने सेना के साथ इस गार्डन में प्रवेश करता है। दे क्लोज द ओनली एग्जिट, और जो उसका एक ही एग्जिट पॉइंट था जहाँ से लोग निकलते थे उसको क्लोज कर लिए। विदाउट गिविंग एनी वार्निंग जनरल डायर आर्डर्ड द ट्रूप टू फायर, बिना कोई चेतावनी दिए ही जनरल डायर ने अपने सैन्य दल को आदेश दे दिया कि लोगों के ऊपर गोली चला दो। सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड इन दिस गन फायर, तो इस तरह से जो ये गोला बारी हुई इसमें कई सौ लोग जो है मारे गए। एंड मैनी मोर वर वाउंडेड इंक्लूडिंग वोमेन एंड चिल्ड्रेन, बहुत सारे लोग घायल भी हो गए, इसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, क्योंकि बैसाखी का मेला लगा हुआ था। जो बच्चे महिलाएं सब मेला देखने आई थी, इनको इस राजनीतिक जो मूवमेंट हो रहा था, विरोध हो रहा था, इसका कोई उन लोगों इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दिस पेंटिंग शोज ट्रूप्स फायरिंग ऑन द पीपल ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मास्कर। तो ये पेंटिंग इसी मास्कर्स को शो करती है। टू ओबे एज इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंत में by the end of 19th century, the Indian legal procession also began emerging and demanded respect in colonial courts. जो इंडियन लीगल प्रोफेशन थे, ये लोग डिमांड करने लगे कि कॉलोनियल कोर्ट में इंडियन का भी रिस्पेक्ट हो। दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस, और ये कानून के माध्यम से इंडियंस को लीगल राइट्स प्रोवाइड कराना चाहते थे। इंडियन जज आल्सो बिगेन टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस, और भारत के भी जज जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे डिसीजन लेने में। Therefore, there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of the rule law during the colonial period. इस तरह से कॉलोनियल पीरियड में कानून बनाने से संबंधित भारतीयों का विशेष योगदान रहा है। With the adoption of the Constitution, this document served as the foundation on which our representatives began making laws for the country. तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये पूरे देश के लिए कानून बनाए थे। Every year our representative passed several new laws as well as amended existing ones. तो हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये हर साल कोई ना कोई नया कानून बनाते हैं, और जो बने हुए कानून हैं उसमें सुधार करते हैं, अमेंड करते हैं, संशोधन करते हैं। In your class 6 book you read about the Hindu Succession Amendment Act. क्लास 6 में आप लोग हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ चुके हैं 2005। तो इस एक्ट के इस कानून के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, इस नए कानून के अनुसार सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स, ये पुत्र, पुत्रियां और मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। तो ये फैमिली प्रॉपर्टी में फादर की प्रॉपर्टी में उनके बच्चे, उनकी पुत्रियां और उनके जो मदर्स हैं ये इक्वल शेयर मिलेगा।
हस्बैंड बच्चों को मिलेगा, डॉटर्स को, और उनके बच्चों के मदर्स को। कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, इसमें सबको बराबर शेयर मिलेगा, पत्नी को और उनके मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड्स को इक्वल शेयर मिलेगा। यहाँ पे गर्ल्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है फादर की प्रॉपर्टी में। सिमिलरली इसी तरह न्यू लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पॉपुलेशन, नए नियम बनाए गए पॉपुलेशन नियंत्रण के लिए, एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने के लिए। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट ए न्यू लॉज इज नेसेसरी। ये लोग ये भी सोचते होंगे कि कैसे नए कानून बनते हैं और ये नए कानून क्यों नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको समझेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक होगा, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, नए नियम कैसे बनते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।